नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के बारे में। अब तक हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, जैसे कला की परिभाषाएं, ललित कलाओं के बारे में, कला की परिभाषा, कला के तत्वों के बारे में, कला और प्रकृति के बारे में, कला और कला का शैक्षणिक मूल्य के बारे में, लोक कला के बारे में। और इससे पूर्व भी हम चर्चा कर रहे थे कि कला प्रदर्शनी और समाज, आर्ट एग्जीबिशन एंड सोसाइटी। इस सोसाइटी यानी समाज में और कला का क्या महत्व है, क्या उसके अंदर किस तरह से प्रदर्शनी आयोजन की जा सकती है, क्या क्या उसके बारे में हमने चर्चा करी। जैसे कला समाज का दर्पण होती है, समाज और कला एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना समाज के कला का कोई अस्तित्व नहीं है और कला के बिना समाज के अंदर भी कुछ वो जागृति नहीं है। उसी प्रकार हम उसी के आगे हम चर्चा करेंगे आज नए टॉपिक, कला केंद्र एवं कलात्मक गतिविधियाँ, यानी कि आर्ट गैलरीज इसकी है, जैसे आर्ट गैलरीज एंड आर्ट सेंटर ऑफ आर्ट, यानी कला के जो केंद्र हैं और कला की जो किस तरह से आज कला को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह से आज कला का के बारे में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, अलग अलग उसके बारे में हम जानकारियाँ करेंगे। ये जो कला के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन हैं, कलात्मक गतिविधियाँ कहाँ कहाँ पे होती है, इनमें कला गैलरीज जो आर्ट गैलरीज हैं उनका क्या रोल, क्या महत्व होता है, इनमें क्या रोल, उनकी क्या भूमिका रहती है। तो ये एक सर्वमान्य सत्य है कि कला समाज के लिए है और विचारकों ने उसे जन कल्याण का एक महत्वपूर्ण साधन माना, यानी कि कला जन कल्याण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम टॉलस्टॉय, रिचर्ड्स, वेलेंस्की और मार्क्स आदि के द्वारा की गई कला की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कला संपूर्ण समाज की ख्याति है, यानी कि उसकी ख्याति है, यानी कि उसकी एक पूरी एक तरह से वो है उसके वहाँ की संपदा। उसमें समाज की रुचियों, आकांक्षाओं, बौद्धिकता, सृजन, गरिमा, शिक्षा तथा प्रेरणा का समावेश होता है। और रिचर्ड्स ने तो कला को मानव जीवन तथा समाज से संबद्ध करके उसे मानवीय सुखों की वृद्धि करने वाली, जीवन में सद्भावना का विस्तार करने वाली तथा विश्व बंधुत्व की वाहक बताया कला को। यानी कि तो इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके थे कला और समाज क्या है, कि कला समाज का दर्पण है, जो समाज में घटित जो एक्टिविटी है, कला का जो समाज की जो संस्कृति है, समाज का जो धर्म है, समाज का जो खान पीन, रहन सहन, पहनावा, जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें आचार विचार, वो सारी कला के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। कला के द्वारा वो चीज़ें समाज में आती है और समाज उनको उसका मूल्यांकन करता है, जैसे भाई किस तरह का वो उसके विचार हैं, अभिवाह जो भी कला के कलाकार के द्वारा उनको प्रकट किया उसने। तो ये सर्वमान्य सत्य की कला समाज के लिए है और विचारकों ने उसे जन कल्याण का एक महत्वपूर्ण साधन भी माना। और जब टॉलस्टॉय, रिचर्ड्स, वेलेंस्की और मार्क्स आदि के द्वारा की गई, इससे पूर्व जो कला की परिभाषा के बारे में चर्चा करी थी, तो अध्ययन करते हुए हमें पता चलता है कि कला संपूर्ण समाज की ख्याति है, उसकी संपदा है। तो उससे समाज की रुचियों, आकांक्षाओं, बौद्धिकता, सृजन, गरिमा, शिक्षा तथा प्रेरणा का उसमें समावेश होता है। और रिचर्ड ने जैसे बताया, रिचर्ड ने तो कला को मानव जीवन तथा समाज से संबद्ध करके उसे मानवीय जो सुख हैं, मानवीय सुखों की वृद्धि करने वाली और जीवन में सद्भावना का विस्तार करने वाले तथा विश्व बंधुत्व की वाहक बताया। अब जैसे सार्थक संपर्क सूत्र, कि कला के जैसे कला की जो सामाजिक सार्थकता और गरिमा तब और बढ़ती है या बढ़ जाती है जब उसे व्यक्ति तथा उसके जीवन से जोड़ने के प्रयास आरंभ किए जाते हैं। यानी कि कोई भी जो कला है, कला की सामाजिक सार्थकता और गरिमा तब बढ़ती है जब उसे व्यक्ति तथा उसके जीवन से जोड़ने के प्रयास, यानी कि व्यक्ति के जीवन में उस कला को जोड़ने का प्रयास किया जाता है कि एक आम आदमी कला से किस प्रकार जुड़े, कला से किस प्रकार उसका एक अटैचमेंट हो, किस तरह से उसका एक लगाव हो और कला के माध्यम से उसका कल्याण हो। तो जो उसके जीवन से जोड़ने का प्रयास आरंभ किए जाते हैं और कला केंद्र यही कार्य संपन्न करते हैं। यानी कि कला के द्वारा या समाज को जोड़ने का जो कार्य है वो कला केंद्र के द्वारा, कला केंद्रों के द्वारा, विभिन्न कला केंद्रों के द्वारा ये कार्य किया जाता है।
तो कला केंद्र यही कार्य संपन्न करते हैं। वे कला को सार्वभौम, सर्वोपयोगी तथा परंपरा एवं समसामयिकता से जोड़कर व्यक्ति के मध्य सार्थक संपर्क सूत्र कायम करते हैं। यानी कि जो कला केंद्र हैं, जिन्हें हम आर्ट गैलरीज भी कह सकते हैं, म्यूज़ियम भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये कला केंद्र जो है वे कला को सार्वभौमिक, सर्व के समान, सभी के उपयोगी तथा परंपरा एवं समसामयिकता से, मतलब जो समसामयिकता से जोड़कर और व्यक्ति के मध्य सार्थक संपर्क सूत्र कायम करते हैं। और कला केंद्रों को व्यक्तियों, संगठनों तथा सरकारी सहायता द्वारा संचालित किया जाता है। अब इन जो कला केंद्रों को संचालित कैसे किया जाए? सामान्य जो व्यक्ति हैं, निजी व्यक्ति हैं, वो भी कर सकते हैं, कई संगठन होते हैं वो भी इनको चलाते हैं, तथा सरकारी सहायता द्वारा भी ये संचालित किए जाते हैं। अब कला केंद्रों द्वारा नियमित रूप से कला संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए। मतलब जो भी कला केंद्र हैं, आर्ट सेंटर्स हैं, तो उनके अंदर जैसे नियमित रूप से कला संबंधी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो उनका संचालन नियमित रूप से किया जाना रहना चाहिए, जिससे कलाकार और समाज के मध्य संबंध स्थापित हो। समाज में कला एवं संस्कृति का अनुराग जगाने, कल्पना, अभिव्यक्ति और अनुभूति जैसे मानवीय गुणों में अभिव्यक्ति करने के लिए कला केंद्रों द्वारा कलात्मक गतिविधियां की जाती है। और ये केंद्र चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत व नृत्य आदि से संबद्ध होते हैं। यानी कि जो जितने भी कला केंद्र हैं उनमें नियमित रूप से कलात्मक गतिविधियां, एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए, जिससे समाज में कला और संस्कृति का अनुराग जगाने, कल्पना, अभिव्यक्ति और अनुभूति जैसे मानवीय गुणों में अभिवृद्धि करने के लिए कला केंद्र द्वारा जो गतिविधियां वो जारी रहती है, चलती रहनी चाहिए। और चलती रहती भी आजकल समय में हर एक कला केंद्र पे ये चीज़ें जारी रहती है। और ये जिनमें जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य आदि कलाओं से ये सारे संबंधित रहते हैं। अब चर्चा करते हैं जैसे इन कला केंद्रों के इतिहास के बारे में, कि कला केंद्रों का इतिहास से पूर्व इतिहास के अंदर क्या स्थान रहा है। तो हमारे जैसे स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कला केंद्रों की संख्या नगण्य थी। मतलब आज़ादी से पूर्व कला केंद्र के जो थे हमारे, वो एक तरह से न्यून थे, और गतिविधियां के नाम पर भी अंग्रेजों द्वारा संरक्षित तथा आयोजित कार्य ही होते थे। बाद में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन विश्व भारती, जिसको विश्व भारती भी कहा जाता है, विश्व भारती शांति निकेतन जैसे केंद्रों में भारतीय नृत्य, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अवश्य दी जाती थी। किंतु ऐसी गतिविधियों का जो समाज को व्यापक रूप से विभिन्न कलाओं में रुचि लेने के लिए प्रेरित करे, अभाव ही था। इस तरह के जो आपस में समाज को जोड़ने का कार्य कर सके, समाज के लिए कर सके, इनका एक तरह से अभाव था आज़ादी से पहले। बाद में कला केंद्र के नाम पर हमारे देश में कुछ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, कलकत्ता तथा बीकानेर आदि शहरों में राजाओं तथा नवाबों द्वारा संचालित संग्रहालय यानी म्यूजियम्स ही थे, जहां पुरातात्विक एवं कलात्मक कृतियों को देखा जा सकता था। यानी कि आज़ादी के बाद तक, यानी आज़ादी के प्रारंभ तक, आज़ादी के से पूर्व तक जो बड़े शहर थे जिनके अंदर जो कला केंद्र के नाम पर, जिसमें जैसे मान लो दिल्ली है, मुंबई है, हैदराबाद है, जयपुर है, मद्रास है, तो इन शहरों के अंदर जो यहाँ के जो म्यूज़ियम थे, जो यहाँ के राजा राज परिवार के द्वारा संचालित, नवाबों द्वारा संचालित जो इनके पर्सनल म्यूज़ियम, संग्रहालय हुआ करते थे, जहाँ से पुरातात्विक एवं कलात्मक, इनकी जो कलात्मक कृतियाँ थी उनको देखा जा सकता था। बाद में स्वतंत्र प्राप्ति के बाद में जब हमारे देश में प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, तो यहाँ की संस्कृति तथा कला, जिसमें सभी कलाएं शामिल थी, के विकास की बात सोची गई। और ये सोचा गया कि पश्चिम की भांति हमारे देश में भी कुछ कला केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए, जो यहाँ
की कलाओं को प्रोत्साहित कर सके। ऐसे कला केंद्रों की कल्पना हमारे देश के लिए नई थी और कठिन भी थी, लेकिन आरंभ में इन केंद्रों का गठन पश्चिम के स्वतंत्र देशों की शैली में 100% सरकारी अनुदान से किया गया और इनमें शिक्षा तथा वित्त विभागों के प्रतिनिधियों के साथ साथ कला क्षेत्र के उद्भट विद्वानों और कलाकारों को भी शामिल किया गया। उदाहरण के लिए राजधानी दिल्ली में एक राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना की गई, जिसमें देश भर के चित्रकारों, कला समीक्षकों, मूर्तिकला और मूर्तिकला के क्षेत्र के प्रसिद्ध लोगों को मनोनीत एवं चयनित किया गया। इस ललित जो दिल्ली की जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई, तो उसके अंदर हमारे जो देश भर के प्रसिद्ध जो चित्रकार थे, कलाकार थे, कला समीक्षक थे और मूर्तिकला के क्षेत्र के जो प्रसिद्ध लोग थे, विद्वान थे, आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उनको इसमें मनोनीत भी किया गया और कुछ को चयनित भी किया गया। इस प्रकार कला केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई। इसी प्रकार जैसे आगे जो हमारे केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई, जिसमें सरकारी प्रतिनिधियों के साथ ही देश भर के सुप्रसिद्ध संगीतकारों, नाटककारों, अभिनय क्षमता रखने वाले रंगमंच के कलाकारों तथा संबंधित विद्वानों को मनोनीत एवं चयनित किया गया। आरंभ में इन कला केंद्रों का रूप पूर्णतः जनतांत्रिक नहीं था और 100% सरकारी अनुदान प्राप्त करके संचालित किए जाने के कारण आज भी नहीं है। तथापि ऐसा रूप दिए जाने की सरकार द्वारा पर्याप्त कोशिश की जाती रही है और इन केंद्रों में सरकारी दखल नाम मात्र का होता है और अधिकांश केंद्रों को कलाकार ही चलाते हैं। देश में कलात्मक गतिविधियों के प्रचार का दायित्व मात्र केंद्र का ही नहीं था और इस संबंध में राज्य सरकारों ने विचार किया और राज्य स्तर पर भी ललित कला अकादमियों की स्थापना की गई। इन राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और हिमाचल आदि राज्य अग्रणी रहे, जहां राज्य स्तरीय ललित कला अकादमियों की स्थापना हुई और यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कलात्मक गतिविधियाँ प्रतिवर्ष व्यापक स्तर पर की जाने लगी और हमारे देश में कला केंद्रों की स्थापना का सिलसिला वर्षों से लगातार चलता रहा है। मसलन पारंपरिक कला को प्रश्रय देने वाले म्यूजियम्स तो यहाँ पहले से ही थे। कला क्षेत्र में व्यापक रूप से पनप रही आधुनिक कला को बढ़ा देने वाली राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली तथा आधुनिक कला दीर्घा राजस्थान जयपुर में की स्थापना की गई और यहाँ सुप्रसिद्ध आधुनिक कलाकारों की कृतियाँ भी खरीदकर प्रदर्शित की गई। धन्यवाद। इससे आगे हम चर्चा करेंगे अगले वाले उसमें। धन्यवाद।